हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार चौहान आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूलिंग यानी मीनिंग ऑफ स्कूलिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूलिंग के ऊपर चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स एंड बैरियर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूलिंग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, यानी विद्यालयीकरण के आयोजन की समस्याएं एवं बाधाएं। ये सुनने में बड़ा ही अजीब सा लगता है कि विद्यालयीकरण की भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, स्कूलिंग की भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन किसी भी समाज एवं राष्ट्र के लिए विद्यालयीकरण सरल नहीं होता। और विशेषकर भारत जैसे विकासशील एवं रूढ़िवादी देश के लिए तो यह कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। विद्यालयीकरण के मार्ग में अनेक समस्याएं एवं बाधाएं आती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। नंबर 1, अशिक्षा, इलिटरेसी। अशिक्षा हमारे समाज का, खास तौर से ग्रामीण समाज का अभिन्न अंग है और समाज को उपेक्षित करके विद्यालयीकरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मात्र 16% आबादी ही शिक्षित थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत अभी भी कम है, जिसके कारण वे विद्यालयीकरण के लिए चलाए जा रहे अभियानों को नहीं समझ पाने के कारण अपना सहयोग प्रदान नहीं कर पाते, जिससे विद्यालयीकरण की प्रक्रिया में समस्या व बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा है रूढ़िवादिता यानी स्टीरियोसिटी। समाज में कई प्रकार की रूढ़ियां व्याप्त हैं, जिस कारण लोग विद्यालयीकरण के कार्य में सहभागिता प्रदर्शित नहीं करते। कई बार विद्यालय इन रूढ़िवादी परंपराओं पर कुठाराघात करने का कार्य करते हैं। तब रूढ़िवादी लोग इसका विरोध करते हैं और विद्यालयीकरण के समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी अपनी परंपराएं हैं और उन परंपराओं के विरोध में अगर स्कूलिंग कहे या प्रचार करे, तो उस स्थिति में तात्कालीन परिवेश में या वहां रहने वाले लोग विद्यालय का विरोध करते हैं। तीसरा है लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी। पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं हाशिए पर खड़ी हैं। जन्म के साथ ही महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव शुरू हो जाता है और उनके मनोमस्तिष्क में एक बात गहराई से बैठा दी जाती है कि वे बिना पुरुष के कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन विद्यालय जब बालक बालिकाओं के लैंगिक समानता की बात करता है, तो विद्यालय को विरोध और असहयोग का सामना करना पड़ता है। यह बात भारत की साक्षरता दर में महिलाओं की प्रतिशत से भी सिद्ध होता है। आप देखते हैं कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का साक्षरता दर बहुत ही कम है, जबकि ये बराबर होना चाहिए। चौथा है पक्षपात तथा भेदभाव, पार्शियलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमारे समाज में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव विद्यमान है, जिसके कारण विद्यालयीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। संविधान द्वारा इन भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, किंतु पक्षपात और भेदभावपूर्ण सामाजिक ढांचे में यह कार्य ठीक ढंग से संपन्न नहीं हो पाता। यानी कि संविधान तो इन बातों का विरोध करता है या संवैधानिक तौर पे इन पे प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी सामाजिक ढांचा इस प्रकार का है भारतवर्ष का कि इन कार्यों को होने में कठिनाई होती है, विद्यालयीकरण को होने में कठिनाई होती है। पांचवा कारण है धन की कमी, लैक ऑफ फंड। धन की कमी विद्यालयीकरण को दो तरह से प्रभावित करती है। पहला, लोगों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हालांकि वर्तमान समय में सरकार द्वारा बच्चों को किताबें, पोशाक, मिड डे मील दी जाती है, फिर भी बहुत से लोग अपने बच्चों को घरेलू व कुटीर उद्योग में लगा देते हैं। दूसरा, विद्यालयीकरण के लिए भवन से लेकर भोजन तक में सरकार की एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च होती है, जिस कारण सुदूरवर्ती व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय के निर्माण में समस्या आती है,
जिस कारण भी विद्यालयीकरण में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। छठा है दक्ष मानवीय संसाधनों का अभाव, लैक ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। विद्यालयीकरण के समक्ष दक्ष मानवीय संसाधनों के अभाव की समस्या भी है। मानवीय संसाधन केवल अध्यापन में ही नहीं बल्कि प्रजातांत्रिक मूल्यों जैसे समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और न्याय के प्रति आस्थावान होने के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व के बोध से युक्त हों, किंतु इस प्रकार के दक्ष मानवीय संसाधन का घोर अभाव है, जिस कारण भी विद्यालयीकरण बाधित होता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ ट्रेंड टीचर को दक्ष मानवीय यानी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहा जा सकता है। उसमें ट्रेनिंग के साथ साथ समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और न्याय के प्रति आस्थावान होने का भी गुण होना चाहिए, यानी कि वो सबको इक्वल समझे, स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न करे, सभी के प्रति निष्पक्ष रहे, इक्वल रहे और एक जस्टिस लेके चले। सातवां है शिक्षा प्रणाली में व्याप्त दोष, डिमेरिट्स इन एजुकेशन सिस्टम। भारतीय शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से भारतीय ना होकर आयातित है, यानी कि ये भारतीय जो आज हमारी शिक्षा व्यवस्था है ये पूरी तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, ये विदेशों से आयातित है। इसका 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 आप उदाहरण ब्रिटिश काल, इसका स्वरूप जो है वो ब्रिटिश कालीन जैसा ही है। इसी कारण इस शिक्षा प्रणाली में भारतीय जीवन मूल्यों, नैतिकता, आदर्शों, श्रम के प्रति निष्ठा का अभाव है और यह परीक्षा को पास कराने, ज्ञान को रटने तथा डिग्री प्राप्ति तक सीमित रह गया है। इस प्रकार की शिक्षा से मनुष्य के वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, जिस कारण भी विद्यालयीकरण की प्रक्रिया बाधित होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग सभी छात्र आज के दौर में सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, वो रट रहे हैं, किताबों को रट रहे हैं, नोट्स को रट रहे हैं, टीचर से कहते हैं कि आप नोट्स दीजिए, लिखेंगे, लिख के रट के फिर जाके एग्जाम में लिख देंगे। लेकिन एक्चुअल में फैक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उससे बहुत ज्यादा मतलब बच्चों को नहीं है, जिस कारण भी आगे चलकर विद्यालयीकरण नीरस होने लगता है। आठवां है आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं का यौन शोषण, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ गर्ल्स इन रेसिडेंशियल स्कूल। सरकार ने विद्यालयीकरण को बढ़ावा देने के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय और भी ऐसी कई विद्यालय हैं जो आवासीय स्तर पर चलती है, रेसिडेंशियल लेवल पे चलती है। किंतु कुछ भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों व रसूखदार लोगों द्वारा आवासीय विद्यालयों की बालिकाओं का यौन शोषण होता है, जिसका खुलासा आए दिन टीवी व अखबारों में होता रहता है, जिस कारण समाज के एक बहुत बड़े तबके के लिए विद्यालयीकरण अभिशाप साबित होता है, जिस कारण भी विद्यालयीकरण बाधित होती है। उपरोक्त कारणों से विद्यालयीकरण के आयोजन में समस्याएं एवं बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब बारी आती है कि किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए जिससे कि विद्यालयीकरण, स्कूलिंग का आयोजन सरलता व सुगमता पूर्वक हो सके। तो वो बातें हैं, विद्यालयीकरण के लिए ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। नंबर 2, पाठ्यक्रम में निहित दोषों को दूर किया जाना चाहिए, यानी करिकुलम में अगर कुछ डिमेरिट्स है तो उस डिमेरिट्स को दूर कर दिया जाना चाहिए। नंबर 3, शिक्षा को सैद्धांतिक की अपेक्षा रोजगार उन्मुखी तथा व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए, यानी कि एजुकेशन जो है नॉट ओनली थ्योरेटिकल हो बट ऑल्सो वो प्रोफेशनल हो तथा जिससे आप रोजगार प्राप्त कर सकें। चौथा है विद्यालयीकरण को सामाजिक सहयोग प्राप्त करना चाहिए, यानी कि विद्यालय से समाज सहयोग प्राप्त करे। छठा है पाठ्यक्रम निर्माण में व्यक्तिगत भिन्नता पर बल दिया जाना चाहिए। हम पाते हैं कि
व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं सभी बच्चों में, और अगर पाठ्यक्रम में एक ही जैसा सब कुछ रहे और किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत भिन्नता पे आधारित ना हो, तो बहुत लोगों को वही पढ़ाई आसान लगेगी, वही बहुत लोगों को वही पढ़ाई बहुत मुश्किल लगेगी और ड्रॉप रेट्स बढ़ जाएंगे, ड्रॉप आउट्स की संख्या बढ़ जाएगी। सातवां है, विद्यालयीकरण प्रभावशाली तभी होगी जब सुप्रशिक्षित शिक्षक यानी ट्रेंड टीचर इस क्षेत्र में आएंगे, अतः शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार कर वर्तमान समय अनुसार बनाया जाना चाहिए, यानी कि वर्तमान समय का जो मांग है उस मांग के आधार पर टीचर को तैयार किए जाने चाहिए। आठवां है, विद्यालयीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यालय के समय को स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना चाहिए। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक 2 घंटे का अंतर होता है सूर्योदय में, यानी कि सूर्योदय अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4:30 बजे होंगे तो गुजरात में 6:30 बजे सूर्योदय होगा। अब यदि स्टैंडर्ड टाइम भारत सरकार एक तय कर दे कि भाई सभी जगह स्कूल इसी समय पे खुलेंगे, 6 बजे का या 7 बजे का या 8 बजे का टाइम कर दिया जाए, तो किसी जगह पे अरुणाचल प्रदेश में अगर 8 बजे का टाइमिंग होता है तो आपके सूर्योदय से लेके स्कूल का खुलने तक का जो टाइम है वो 3.5 घंटा का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप वही गुजरात में मेजर करेंगे तो मात्र 1.5 घंटे का अंतर है। इसलिए और सूर्य डूबेगा भी उसी प्रकार, 2 घंटा पहले आपका डूब जाएगा अरुणाचल में, 2 घंटा बाद डूबेगा आपका जाके गुजरात में। तो उस स्थिति में अगर आप स्कूल 4 बजे तक चलाते हैं तो 4 बजे हो सकता है अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अस्त हो जाए और गुजरात में 6 बजे अस्त हो, तो सूर्य अस्त के समय बच्चे घर आएंगे। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर स्कूल का टाइम निर्धारित होना चाहिए। 9वां है, विद्यालयीकरण के आयोजन में यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स गत्यात्मक तथा द्विवाही हो, यानी कि वो जो है वो डायनामिक एंड बाइपोलर हो, जिससे बालकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आसानी से समाविष्ट किया जा सके। यदि आप ऑटोक्रेटिक मोड में पढ़ाएंगे तो बच्चे आसानी से आपके साथ नहीं जुड़ पाएंगे। बच्चों को जोड़ने के लिए हर हाल में आपको बाइपोलर क्लास लेना है और साथ ही साथ डायनामिक रखना है पूरे के पूरे क्लास को। 10वां नंबर आता है, विद्यालयीकरण के आयोजन में किसी भी प्रकार का भेदभाव और पक्षपात न होकर समानता और निष्पक्षता का पालन किया जाना चाहिए। यदि विद्यालय में प्रबंधन के द्वारा या प्रधानाध्यापक के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा या टीचर के द्वारा, किसी के भी द्वारा बच्चों के साथ अगर पक्षपात किया जाएगा तो विद्यालयीकरण में समस्या उत्पन्न होगी। और अगर आप किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करते हैं तो विद्यालयीकरण सरल और सुगम हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयीकरण के आयोजन में महिला शिक्षिकाओं को वरीयता प्रदान किया जाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए अगर प्राथमिक स्तर पर, खास तौर से प्री प्राइमरी लेवल पे, अगर वहां पे महिलाओं को वरीयता प्रदान किया जाए या यूं कहिए कि महिलाओं के लिए वह आरक्षित कर दिया जाए तो स्कूलिंग जो है वो बहुत ही ढंग से चलेगी। नेक्स्ट है, विद्यालयीकरण के आयोजन में सांस्कृतिक तत्वों का समावेश किया जाना चाहिए, यानी कि जो कल्चर है किसी भी समाज का, उस कल्चर को भी विद्यालय में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यालयीकरण का आयोजन भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, यानी कि विद्यालयीकरण में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का संभावना नहीं होना चाहिए। यदि हम उपरोक्त बातों पर ध्यान दें और कोशिश करें कि विद्यालयीकरण के लिए, स्कूलिंग के लिए इन बातों को ध्यान में रखकर स्कूल का संगठन करें, विद्यालय का संगठन करें, तो निश्चित ही विद्यालयीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और विद्यालयीकरण सुगम और सरलता पूर्वक अपना काम करेगा। धन्यवाद।